नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो जंगल हम देखते हैं, ये सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो आज सच में खतरे में है। चलिए आज पता लगाते हैं कि हमारे इस ग्रह के फेफड़े क्यों सिकुड़ रहे हैं और हम इन्हें बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। हम सबने वनोन्मूलन शब्द कहीं ना कहीं जरूर सुना है। इसका सीधा सा मतलब होता है जंगलों का सफाया। लेकिन यकीन मानिए, ये सिर्फ कुछ पेड़ों के कटने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये एक खतरे की घंटी है जो हमारे पूरे ग्रह के लिए बज रही है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये है क्या और क्यों ये हमारे भविष्य के लिए इतना बड़ा खतरा बन गया है। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले इस समस्या की जड़ तक जाएंगे, फिर इसके जो चौंकाने वाले नतीजे हैं उनको देखेंगे और अंत में उम्मीद की उस किरण को तलाशेंगे कि हम अपनी इस अनमोल विरासत को आखिर बचा कैसे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस बड़ी सी पहेली के पहले हिस्से को सुलझाते हैं। आखिर ये वनोन्मूलन है क्या? मतलब बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो वनोन्मूलन का मतलब है जंगलों को काटकर उस जमीन को किसी और काम में इस्तेमाल करना। अब ये काम खेतीबाड़ी से लेकर बड़े बड़े शहर बसाने तक कुछ भी हो सकता है। तो सवाल उठता है कि ये जंगल कट क्यों रहे हैं। देखिए, वजह हमारे आसपास ही है। हमारी बढ़ती आबादी के लिए ज्यादा अनाज उगाना है, रहने के लिए घर चाहिए और सामान बनाने के लिए फैक्ट्रियां चाहिए। हमारे घरों में जो फर्नीचर है या जो लकड़ी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती है, इन सब जरूरतों के लिए पेड़ कटते हैं। पर हाँ, हमेशा इंसान ही जिम्मेदार नहीं होता। कभी कभी कुदरत खुद, जैसे कि जंगल की आग या भयानक सूखा, भी इन जंगलों को तबाह कर देती है। सोचिए, जब एक पेड़ गिरता है तो क्या होता है? शायद ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन जब करोड़ों पेड़ गिरते हैं तब इसका असर एक डोमिनो इफेक्ट जैसा होता है, जो हमारे पूरे ग्रह को हिलाकर रख देता है। आइए देखते हैं कैसे। और इसका सबसे पहला और सीधा असर वो हम सबको महसूस होता है, बढ़ती हुई गर्मी के रूप में। देखिए, जंगल ना हमारे ग्रह के नेचुरल एयर कंडीशनर जैसे हैं। जब ये कम होने लगते हैं तो तापमान और प्रदूषण दोनों का मीटर ऊपर चला जाता है। और ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम हर गुजरते साल के साथ महसूस कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। पेड़, आप जानते हैं, एक स्पंज की तरह होते हैं जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोख लेते हैं। अब जब हम इन स्पंजों को ही हटा देंगे तो वो सारी जहरीली गैस हवा में ही रह जाएगी। ये गैस एक मोटे कंबल की तरह काम करती है जो सूरज की गर्मी को पृथ्वी पर ही कैद कर लेती है। और इसी को हम सब ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अच्छा, यहां पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर जंगल कटने से बारिश कम होती है, मतलब सूखा पड़ता है, तो फिर बाढ़ कैसे आ जाती है? ये तो सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है ना? चलिए इसके पीछे का राज भी जानते हैं। और जवाब इस पहेली को बहुत अच्छे से सुलझाता है। देखिए, एक तरफ क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरा का पूरा वाटर साइकिल, मतलब पानी का भाप बनना, बादल बनना और फिर बरसना, ये पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। इससे बारिश कम होती है और सूखे के हालात बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब पेड़ नहीं होते तो बारिश का पानी जमीन के अंदर जाने के बजाय तेजी से सतह पर बहने लगता है और ये बहता हुआ पानी अपने साथ ऊपर की उपजाऊ मिट्टी को भी बहा ले जाता है, जिससे नदियों में पानी अचानक बढ़ जाता है और नतीजा होता है भयानक बाढ़। और जब ये कीमती उपजाऊ मिट्टी पानी के साथ बह जाती है तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ बंजर जमीन। और फिर धीरे धीरे एक हरा भरा इलाका रेगिस्तान में तब्दील हो जाता है। इसी डरावनी प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो इतनी सारी बातें सुनकर लग सकता है कि क्या सब कुछ खत्म हो रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इन चुनौतियों के बीच उम्मीद भी है। तो चलिए अब बात करते हैं समाधानों की और देखते हैं कि प्रकृति का ये सुरक्षा कवच कैसे काम करता है। तो ये जो हम सुनते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, इनको बनाने का असल मकसद क्या है? ये क्यों इतने जरूरी हैं? यही सवाल हमें समाधान की ओर ले जाएगा। देखिए, इस लड़ाई में सरकारें भी अपना रोल निभा रही हैं। वो इन कुदरती खजानों को बचाने के लिए नियम, कानून और पॉलिसीज बना रही हैं। ये कानून और नीतियां इस बात को पक्का करती हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इन जंगलों और जंगली जीवों को देख सकें। तो चलिए इन सुरक्षा कवचों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये संरक्षित क्षेत्र कितने तरह के होते हैं और हर एक का खास काम क्या है? तो सबसे पहले है अभयारण्य। नाम में ही इसका मतलब छिपा है, अभय और अरण्य, यानी एक ऐसा जंगल जहां डर ना हो। ये वो इलाका है जहां जानवरों और उनके घरों को किसी भी तरह की बाहरी दखलंदाजी से पूरी तरह सुरक्षित रखा जाता है।
इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क्स। ये अभयारण्यों से भी बड़े होते हैं और यहाँ सुरक्षा के नियम और भी ज्यादा सख्त होते हैं। यहाँ जंगली जानवर आज़ादी से घूम सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आता है संरक्षण का सबसे बड़ा और व्यापक रूप, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व। और ये सिर्फ पेड़ पौधों या जानवरों के बारे में नहीं है, ये उस पूरे इकोसिस्टम को बचाने के बारे में है जिसमें वहां रहने वाले आदिवासी समुदायों की सदियों पुरानी जीवन शैली भी शामिल है। अब इन तीनों को एक साथ समझना होना, तो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अब देखिए कैसे, ये एक बहुत बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है और इसी के अंदर सतपुड़ा नाम का एक नेशनल पार्क भी है, और तो और बोरी और पचमढ़ी नाम की 2 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज भी हैं। है ना कमाल? पर एक बात याद रखिए, ये संरक्षित क्षेत्र सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये घर हैं कुछ बहुत ही खास, बहुत ही अनोखे रहने वालों के। चलिए जरा उनसे भी मिलते हैं। अक्सर हम 2 शब्द सुनते हैं, फ्लोरा और फौना। इनका मतलब बहुत आसान है, किसी भी इलाके के पेड़ पौधों को कहते हैं वनस्पति जात यानी फ्लोरा, और वहां रहने वाले जीव जंतुओं को कहते हैं प्राणी जात यानी फौना, जैसा कि आप पचमढ़ी की इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब जरा सोचिए, कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे और जानवर होते हैं जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलते, वो सिर्फ एक खास इलाके में ही पाए जाते हैं। इन्हें ही हम कहते हैं विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज या एंडेमिक स्पीशीज। जैसे कि ये जंगली आम का पेड़ और ये बड़ी सी खूबसूरत विशाल गिलहरी, ये दोनों पचमढ़ी की खास पहचान है, वहां के अनमोल खजाने हैं। इन्हें बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये यहां से खत्म हो गए तो मतलब ये पूरी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। तो देखिए, सरकारें और बड़ी बड़ी संस्थाएं तो अपना काम कर ही रही हैं, पर असली सवाल ये है कि हम और आप यानी व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर इन अनमोल जंगलों और इन बेजुबान जानवरों को बचाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।